लाहौर में बसंत के हवाले से, पतंगबाजी के हवाले से कुछ गैर यकीनी बन पाया जाता है। हालांकि हुकूमत पंजाब ये फैसला कर चुकी है कि कंट्रोल्ड बसंत, सेफ बसंत, महफूज बसंत मनाने में कोई हर्ज नहीं। और ये बसंत वॉल्ड सिटी में, रेस कोर्स पार्क में, लॉरेंस गार्डन्स में, जलो पार्क में और कुछ दीगर जगहों पे मनाने की इजाज़त होगी। लेकिन क्योंकि इसका बाकायदा ऐलान नहीं किया गया, लिहाजा लाहौरिये कुछ बेचैन हैं, कुछ दंग हैं, कुछ हैरान हैं, कुछ परेशान हैं, लेकिन बहरहाल पुरजोश भी हैं। मैं मुसलसल बसंत के हवाले से, पतंगों के हवाले से, डोर के लिहाज से, पिन्ने चरखरी और लोगों की राय जानने की मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ। ये कोशिश आप तक पहुंचाई भी, और इसी असना में मैंने एक बहुत ही शानदार चीज़ दरियाफ्त की। वो ये कि हमारे एक बहुत बड़े तालीमी इदारे के प्रोफेसर अपने शागिर्दों को न सिर्फ काइट फ्लाइंग की हिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो काइट फ्लाइंग की मेकिंग और काइट फ्लाइंग से मुताल्लिक तहजीबी, सकाफती, अदबी और तख्लीकी जहतें भी बयान करते हैं। उन्होंने अपने शागिर्दों को पतंगे, गुड्डे, तीरे, कुप, तुक्कल, जाने क्या क्या बनाने की तरगीब भी दी। और मैं हैरान हूं कि पिछले 20 बरस में जब पतंगबाजी पर पाबंदी है, ये प्रोफेसर साहब कैसे न सिर्फ इस आर्ट को जिंदा रखे हुए हैं, बल्कि इसकी तरवीज कर रहे हैं, इसे पाल पोस रहे हैं, ताकि इस आर्ट को कोई भूल न जाए। अब आप खुद सोचिए, गली मोहल्ले से पतंगबाजी तो खत्म हो गई, लेकिन लोगों के दिलों से पतंगबाजी महव नहीं हुई। और आप ये देखिए कि प्रोफेसर साहब ने कैसी खूबसूरती से पतंग साजी को हमारे एकेडेमिया का हिस्सा बना दिया। आफरीन है इन पर। मैं उन्हें जानता नहीं हूं, मैंने सिर्फ उनके बारे में सुना, उनका इंस्टा पेज देखा। उनके इंस्टा पेज पर मैंने पतंगों की तस्वीरें देखी तो बाग बाग हो गया। बस उन्हें ढूंढने के लिए निकल आए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्राफिक डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में हम पहुंचे हैं। यहाँ एक मेले का समा है और ढूंढते फिर रहे हैं कि शायद हमें कहीं प्रोफेसर साहब मिल जाएं। उनका नंबर हमारे पास नहीं है, वरना उन्हें कांटेक्ट कर लेते। उनका नाम हमें बस मालूम है, और किसी ने कहा था कि एग्जीबिशन हो रही है और वो एग्जीबिशन ही में कहीं मौजूद होंगे। एग्जीबिशन भी बहुत उम्दा है। ये साहब यहाँ तेल बेच रहे हैं, खुशबूदार तेल। आमतौर पे सरसों के तेल से स्मेल आती है, लेकिन ये फरमा रहे हैं कि इन्होंने खुशबू डाल के इस तेल को बहुत ही मशहूर कुन बना दिया है। सर ये जीनियस यहाँ इनका क्या काम, ये जो जीनियस इनके बाल नहीं आ रहे थे तो मैंने इनको हल दिया एक बालों का। बहुत तीनों के बाल आ गए हैं, आप देख सकते हैं इसमें। ये आपका तेल लगाने से आए हैं? जी जी। ये क्या है? ये मस्टर्ड ऑयल है। इसमें आपको एक खुशबू है वो मिलती है। मस्टर्ड ऑयल में ना अक्सर बदबू सी आती है, तो वो उसको गायब करने के लिए मैंने इसको खुशबू ऐड किया ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर सकें टाइमिंग इसकी बनाने के लिए। वाह, ज़बरदस्त। मुझे दिलचस्प चीज जो लगी वो ये कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े जीनियस जो गंजे थे उनकी तस्वीर लगाई हुई है, और वो इनके तेल की शीशियां लेके बैठे। आफरीन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्रॉमिसिंग नौजवान लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने यहाँ स्टॉल लगाए हुए हैं। और ये देखिए कैसी खूबसूरत शर्टें हैं ये खातून बेच रही हैं, नुमाइश कर रही हैं।
ये हैं डॉक्टर फरजाद रिजवी। पूछते पाछते बहरहाल हम इन तक पहुंच गए हैं। आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप डॉक्टर साहब की बातें सुनिए। मैं तो बस जानना चाहता हूं कि इन्हें क्या पैशन था, क्या शौक था, क्या जज्बा था जिसने इन्हें पतंग साजी के आर्ट को एकेडमिया का हिस्सा बनाने पर मजबूर किया। डॉक्टर साहब खुद बहुत ही शानदार पतंगबाज रहे हैं, आपको इनकी बातों से अंदाजा हो रहा है, क्योंकि पतंगबाजी के बगैर कोई कितना ही अच्छा पढ़ा ले, पतंगबाजी पर बात नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब ने हाथों पर खराशें सही हैं, माँ बाप की डांट खाई है, पतंगबाजी के शौक को पाला है और अब पतंग साजी को एकेडमिया का हिस्सा बना रहे हैं। वैसे हमारा मेन डिपार्टमेंट ये है, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। ये हमारा मेन बिल्डिंग है, सबसे एंशियंट ओल्ड, जहाँ सारे आर्ट के जो थे हमारे कोर्सेज, डिज़ाइन, फाइन आर्ट्स यहीं से इनिशिएट हुए। यानी 1940 में एना मोल्का ने इसकी फाउंडेशन रखी है और 1964 में डिज़ाइन डिपार्टमेंट बना और 1998 में मैं फर्स्ट ईयर में एज ए स्टूडेंट यहाँ पर इनरोल हुआ। अच्छा। और 1998 से ऑनवर्ड मेरा जर्नी शुरू हुआ डिज़ाइन को एकेडमिक्स से जो है वो अंडरस्टैंड करने का। तो आपके पतंगों वाली साइड पे कैसे आ गए? हाँ, ये बात आपने बड़ी इंटरेस्टिंग की। पतंगबाजी जो थी वो बचपन से हमारे साथ उसी तरह जुड़ी हुई थी जैसे कल्चरल रूट्स के क्राफ्ट्स और आर्ट की चीज़ें आपके एनवायरनमेंट में आपके साथ जुड़ती हैं। अच्छा। तो बचपन में पतंगबाजी हमने आँख खोली तो हमने आसमान पर रंग बिरंगी पतंगे और पेचे लड़ते हुए बड़ी बड़ी काइट्स देखते थे, तो फैसिनेट होते थे और इट वाज लाइक कि हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इसको सीखने में। तो जिस लाहौर में आप रहते हो और उस ज़माने की अगर बात मैं करूं कि जहां पतंगबाजी जो है वो एक या 2 दिन का खेल नहीं, सालाना मशगला था। सर लेकिन आपने तो पढ़ना भी होता था ना, आपने पतंगबाजी थोड़ी करनी। बड़ी मारें पड़ती थी, अब्बा जी जो है वो बड़ा डांटते थे और वालिदा मोहतरमा जो है अल्लाह बख्शे वो भी यही कहती थी कि पढ़ो, ये पतंगबाजी में क्या रखा है, और ये बड़ा मुश्किल होता था फिर उन दोनों को मैनेज करना, पढ़ना भी और पतंगबाजी को भी मैनेज करना, तो ये बड़ा चैलेंज होता था। तो बस फिर वो जब हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है ना, पतंग साजी और पतंगबाजी ये दो जॉनराज हैं, ये 2 डिफरेंट जॉनराज। पतंगबाज जो हैं उनकी ऑब्सेशन होती है कलर्स, डिज़ाइन और उसकी मनूवरेबिलिटी, उसकी जो कैरेक्टर फीचर्स, वो कितनी फाइटर है, वो कितनी परफेक्ट है, कितनी अच्छी बनी है, कितनी शुद्ध है। एक लफ्ज़ होता है शुद्ध लफ्ज़, कितनी शुद्ध है। यानी इसकी मिसाल वो लड़खड़ाती नहीं है, वो कहना मानती है। ऐसे जैसे रिमोट कंट्रोल से जब आप प्लेन उड़ाते हैं तो ऐसे ऐसे उस्ताद गुड्डे बनाते थे और पतंगे बनाते थे कि वो कहना मानते थे। हाँ। मतलब 180 डिग्री के ऊपर। तो वो एक लफ्ज है जिसको कहते हैं चमोड़ना। हाँ। चिमेड़ू भी एक होता था, चिमेड़ू एक अपना मजा होता था। जी जी। अच्छा, वो आप ऐसे मुझे मैं समझता हूँ कि आपने डिस्कस हो भी रहा था, आप खुद बड़े जबरदस्त चिमेड़ू हो गए। चिमेड़ू से लोग बहुत नफरत करते थे। हाँ। क्योंकि उसकी वजह ये होती थी कि मैं ऐसा बच्चा था कि जो जरा दुबला पतला सा था और कोई भारी भरकम लोगों से जोर तान करके आप गुड्डा छीन नहीं सकते, और कभी आप पकड़ लेते थे तो ऐसा होता था कि वो गोल में लोग गुड्डियां लूटते थे। हाँ। और झांबा होता था, तो वो कोई मोटा जा मुंडा आगे ओ चलो मेरी ये गुड्डी शॉर्ट आउट। तो अब हमने सोचा कि इसमें क्या एक ऐसा जो है वो किया जाए, एक जुगाड़ लगाई जाए और एक ऐसा इंटेलिजेंट वे आउट लगाया जाए। डॉक्टर साहब खुद भी बहुत बड़े चमेड़ू रहे। चमेड़ू जो लोग पतंगबाजी करते हैं वही इस फन से इस तरह से आशना है कि चमेड़ू क्या होता है। लेकिन ये याद रखिए, मैंने चमेड़ू की, पतंगे चमेड़ने वालों की ऐसी जबरदस्त टेक्निक कभी नहीं सुनी जैसी मुझे डॉक्टर साहब बता रहे हैं। तो वो अब वो गुड्डी घूमती है और एक गुड्डी सीधी हो जाती है और वो दोनों ऐसे सीधी छत पे उतर जाती हैं। सो वहाँ से फैसिनेशन शुरू हुई। जब वो फैसिनेशन शुरू हुई तो पता चला कि उसकी ख़ास टेक्निक है, और वो टेक्निक जो थी फिर उसमें ज़ाहिर है कि वो क्लच की तार होती है जिसको मोटरसाइकिल वाले जो है ना वो पुरानी तार को काट के फेंक देते हैं। उस तार को तोड़कर उसमें से एक एक तार निकाली जाती है। उस एक एक तार को फिर आप जब जोड़ते हैं तो उसकी टेक्निक्स, जो लोग इमेच्योर होते थे वो बड़े बड़े कांटे बनाते थे। अच्छा। एक वो जो तार होती थी उसको इतना मरोड़ा जाता था कि अपने जोर पर एक
नोकीले कील की तरह ना रुक जाती है और छोटी सी होती है। अब उसकी सिरा ऊपर निकालते हैं, लेकिन अब वो होता ही है, जैसे ये हाथ है ना, ये गैप जितना ज़्यादा होगा उतनी वो स्लिप ज़्यादा होती है, जितना कम होगा उतनी जल्दी वो लच्छे उलझते हैं जो फिजा में, उससे पतंग पकड़ में आ जाती है। अच्छा, तो ये आपने मुझे छेड़ दिया। ये बिल्कुल आपका वो कहते हैं ना, पहलवान पहलवानी छोड़ देता है दाव पे, इसलिए बोलता हूं। और आपने तो दाव पे सीखे बहुत ज़्यादा सीख। और इसकी कीमत ये थी कि कई लोग बड़े उम्र रसीदा, चुमेड़ू का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इसमें छोटे बच्चे से लेके मेच्योर लोग तक जो है वो ये करते थे। और क्या फैसिनेशन, मैं आपको बताऊं चिमेड़ू क्या होता है। बस हम एक नीले आसमान को इमेजिन करें कि जिसमें पतंगे ऐसे तैरते हुए जा रही हैं जैसे मछलियां आपको समंदर में नजर आती हैं। और उसमें जो साइज होता है ना, मैं सुन रहा हूँ आजकल बड़ी बहस हो रही है काइट के साइज पे। तो देखें, उसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि जो गोरा है ना, अंग्रेज जब वो आते थे या बाहर से लोग आते थे, या इंडिया से आते थे, चाइना से, इंग्लैंड से, या यूएस या यूरोपियन साइड से आते थे, सर वो देखते ये थे कि जो शेप्स, कलर्स, पैटर्न्स और टेक्सचर, जो एक फेस्टिव काइट डिजाइन होता था ना स्पेशल लाहौर का, उसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर फीचर्स थे। इसके लिए एक वर्ड है जो जिसको कहते हैं एक्लेक्टिसिज्म, मिक्स ऑफ स्टाइल्स। यानी जिदे तुहानू ए कह लवो कि मेहरगढ़ तो लैके, इंडस तो लैके, मुगल तो लैके, कॉलोनियल पीरियड, मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्न डिज़ाइन तक आपको उसकी एक एवोल्यूशन नज़र आती है। हमारी लाहौर की पतंग में, मैं लाहौर की पतंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो बात मैंने आपको बताई कि ये कैसे है, उसमें वो देखें सिर्फ पतंग के ऊपर जो डिज़ाइंस हैं ना, वो बड़े पेचीदा, बड़े मीनिंगफुल हैं। उसमें आपको ताजियानों के डिज़ाइंस भी नज़र आते थे, उसमें आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिंबल्स भी नज़र आते थे, उसमें आपको ग्रीक सिंबल्स, इंडस वैली के सिंबल्स, उसमें आपको मुग़ल आर्किटेक्चर में शाहजहानी आर्ट्स में बने हुए ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। ये शौरी कोशिश होते थे पतंग बनाने वालों की। आप हैरान होंगे कि ये मैं इस बात के ऊपर कोई, जो कहते हैं ना रिसर्चर होता है ना, वो कभी कोई फिक्स बात नहीं करता। अभी तक एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि वो जो उस्ताद जिनके हाथ में ये हुनर था, वो इतने इंडिजिनस थे, इतने ऐब ओरिजिनल तरीके से ये बनाते थे, और फिर होता है ऐसी कि एक बंदे ने डिज़ाइन बनाया, वो फिर हिट हो जाता है। क्या ही अच्छा फरमाया डॉक्टर साहब ने, क्या ही अच्छा फरमाया है कि लाहौर में जो पतंगें बनती थी, उन पतंगों में इंडस वैली नजर आती थी, मोहनजोदारो नजर आते थे। उन पतंगों में आर्ट था, हमारा कल्चर था, हमारी तहजीबें थी, हमारी मुआशरती सकाफती कदरें थी जो नजर आती थी, हमारा तख्लीकी शऊर, हमारा तख्लीकी वफूर नजर आता था उन पतंगों में, उनकी बुनत में, उनकी डिजाइनिंग में, उनके रंगों में। आप जरा देखिए डॉक्टर साहब, रंगों के बारे में कैसी खूबसूरत बात कह रहे हैं। एक दुकान देते गुड्डा बनाया तो 2.5 तावा 5 तावा। अब वो बच्चे छोटे छोटे आके एक ईद पे क्या समा होना है जो आपने काइट देखनी है। वैसे फिजा में आप इमेजिन करें ना, एक दफ़ा का जिक्र है कि मैंने काइट देखी, एक रेड काइट, उस पर गोल्डन जो है ना वो सरफेस पे टेक्सचर से डिज़ाइन बने हुए। अब जब वो शाइन करती थी तो आपके यहाँ जो दुल्हनों के ड्रेस नहीं होते जिसपे बड़े मोती और काज कंठ लगे होते हैं, उस तरह वो गुजरती थी और लोग दीवानों की तरह उसको देखते थे। तो ये था वो लाहौर में बसंत जो हमारी जनरेशन शायद अब वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आसमान, मैंने इस जगह पे भी, यानी यहाँ यूनिवर्सिटी में जिस जगह हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, बचपन में अपने वालिद साहब के साथ यहाँ पे बसंत के दिन आके यहाँ गुड़ियाँ लूटी हुई हैं। वाह वाह वाह। मेरे लिए तो बहुत सी बातें शॉकिंग हैं, नई हैं सब बातें मेरे लिए जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं। आज यूनिवर्सिटी का माहौल भी बहुत दिलफरेब है, कहीं नुमाइश है, कहीं लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, कहीं दूर से कुछ गाने की आवाज़ आ जाती है, और हम डॉक्टर साहब के इल्म फ़न से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। फिर ये मर्ज हो गए और रंजीत सिंह के दौर में फिर ये सालाना काइट फ्लाइंग हैज़ बिकम पार्ट ऑफ बसंत। वैसे डॉक्टर साहब, ज़िमनी सा एक बात है जो वो कहा जाता है जी कि हम क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त इस्लामी उसूलों के तहत रहे,
और फौजी मार्शल लॉ के ज़ेरे असर रहे तो हमने तफरीहात को तो खुद पे हराम करार दे लिया ना, हर तफरी को। तो पतंगबाजी ही रह गई थी जो बसंत का हिस्सा बन गई, अदरवाइज बसंत तो बहुत बहुत बड़ी तफरी थी, बहुत बड़ी तफरी थी। और लेकिन इस सारी तफरी में हमें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि सारी चीज़ें जिस चीज़ के गिर्द जुड़ती हैं वो पतंगबाजी थी। मैं डॉक्टर साहब की बातें सुनता जा रहा हूँ, सर धुनता जा रहा हूँ। पतंगबाज, बड़े बड़े पतंगबाजों से वास्ता पड़ा है, बहुत से पतंगबाज दोस्त रहे हैं, सभी दोस्त पतंगबाज हैं। मैं खुद पतंगबाजी के फन को नहीं जानता, लेकिन तमाम दोस्त ही पतंगबाज थे। मैंने ऐसी टेक्निकल गुफ्तगू, ऐसी शानदार गुफ्तगू किसी से नहीं सुनी। पेचा कैसे लगता है, कहाँ लगता है, कहाँ जाके पतंग को काटना है, कहाँ तक उड़ाना है, कितना वजन है उसका, उस वजन को कैसे काबू करना है। क्या खूबसूरत बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब। माचिस की तिनके जितनी बारीक हो जाती है ग्रेजुअली, और वो इट्स अ वेरी स्किलफुली मेड एंड अ टाइम टेकिंग लेबोरियस जॉब। यानी जिन्होंने छिलाई करनी है ना, वो सारा दिन फिर उन्होंने छिलाई करनी है। नहीं, पतंगे कितने बनाते होंगे वो छिलाई? पतंगे देखे ना, 4 तिनके लगते हैं, एक तुक्कल जिसको कहते हैं। तुक्कल जो है ना, बेसिकली लफ्ज आम फहम इसलिए नहीं है कि तुक्कल जरा लफ्ज ऐसा है, जरा मुश्किल होती है, तो पतंग कहते थे उसको। गुड्डा और गुड्डी, गुड्डा गुड्डी पंजाब में वो डॉल को भी कहते हैं, गुड्डा गुड्डी। उधर की फर्क है जी कि गुड्डी उसको कहते थे जिसके नीचे वो दुम बनी होती है, और जिसको पान बना होता है। अच्छा, अब पान जो बनता है उसमें भी वो पान ऐसे हमें लगता था, आपने मुझे पूछा बचपन में, तो हमें लगता था सब कुछ ऐसे ही बना होता है। वो एक मेथड है, उसमें आपको पूरी ज्योमेट्री की समझ होनी चाहिए कि ज्योमेट्रिकल सर्कल कैसे आपने काटना है पेपर से। अच्छा, पेपर की कटाई में इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये बिजनेस ऐसा है, इसमें मार्जिन्स बड़े कम होते हैं। तो जो उस्ताद थे ना, वो जो पेपर काटते हैं उसमें वो पेपर वेस्ट नहीं होने देते। पेपर की एक लाइब्रेरी बनाई होती है उन्होंने, फिर बहुत सारे पेपर बचते हैं, उससे मिलके एक और गुड़ियाँ बनती हैं। सो बड़ी नफासत, बड़ी कैलकुलेशन, एक शीट में से किस तरह काटेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर इस्तेमाल हो, पेपर वेस्ट ना हो, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आएगा उस काइट की फाइनल जो उसकी प्राइस है, उसकी एज ए प्रोडक्ट, उसके ऊपर उसका जो है ना वो असर पड़ता है कि वो कितनी इकोनॉमिकल होगी। अब ये वो बातें हैं जो उस तरह आम मैंने बहुत कम, मतलब उस तरह सुनने में आती नहीं है या बताई नहीं जाती, या मुझे लगता है कि बतानी चाहिए। अच्छा, ये है उसकी सॉरी बात कर, तो आपने वो डिजाइन बड़ा खूबसूरत बनाए हुए हैं। हाँ, जो मेरे स्टूडेंट्स ने बनाए हुए हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स ने, तो अच्छा, वो आइडिया ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बात के। हुआ ये कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा 2014 में, और उसमें जिक्र था ये काइट फ्लाइंग की बैन के ऊपर, और ये तो मेरे जहन में आया कि अब इस चीज़ को प्रिजर्व करना और कंजर्व करना बड़ा जो है वो अहम है। फिर आपको पता है कि जब से यहाँ ब्लैंकेट बैन लग गया ड्यू टू कि जो भी इसके ऊपर इम्पैक्ट आया हमारा पॉलिटिकल भी, और इस पे वो कुछ कहते हैं रॉ ने इसको पूरा प्रोपोगेशन की, क्योंकि देखे ना पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज था ये सर, पाकिस्तान लाहौर का खास एक, तौर पे हाँ, झूमर था माथे का लाहौर और कहते हैं कि जो जिसे कहते हैं हमारे टूरिज्म का एक मेन फीचर, बे लाहौर सी आए हो और ਤੁਹਾਨੂੰ एक ऐसी चीज देखने को मिल रही है दुनिया च किसे नहीं हो सकती। उन सिखा ने बनाने की कोशिश की थी, इंडिया ने पतंगा बनाई है, उन्होंने कलर कॉम्बिनेशन बड़े इंपॉर्टेंट है, येलो, ब्लैक, रेड, वाइट। अच्छा, ये जो मैंने आपको मोटे मोटे रंग बताए, ऑरेंज, आपको ब्राउन, ब्लू और ग्रीन बड़े कम नजर आएंगे। उसकी वजह ये है कि जो यहाँ की वेदर कंडीशंस हैं उसमें कंट्रास्टिंग कलर्स बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं फिजा में। और दूसरा चैलेंज इससे बढ़ के कि कलर स्कीम की पैलेट इतनी पक्की है, इसी में आपने बार बार नए नए डिजाइन बनाने हैं। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि जो लाहौर में पतंग बनाने वाले डिजाइनर हुआ करते थे, वो सच्ची बात है, वो बहुत बेचारे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग तो थे नहीं, वो बस कारीगर थे। नहीं, मैं बताऊं आपको, ये एबोरिजिनल आर्ट फॉर्म है। अच्छा, इसके लिए वो जद्दी पुश्ती मेहनत कर रहे होते हैं। उन्होंने ये पेपर मेकिंग, ये डिज़ाइन मेकिंग, ये ऐसा नहीं है कि वो आर्ट एकेडमी में पहले तैयारी करते थे। वो तो मैंने जब अपने स्टूडेंट्स को करवाया तो मैंने उनको सैंपल्स दिए और मैंने कहा कि एक वर्ड होता है कोलैज कहते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स को कैनवस पे जोड़ते हैं तो एक पेंटिंग बनती है, ठीक है। तो अब ये जो मेथड है इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मसलन
गोल्डन पन्नी, सिल्वर पन्नी कहाँ लगनी जोड़ों के ऊपर, और जो कॉम्बिनेशन बनने हैं वो अपने फोर फादर से सीखते चले आ रहे थे। मसलन आपकी इस बात का जवाब मैं ऐसे देता हूँ कि 1900 की एक पिक्चर है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के प्रॉस्पेक्टस में वो पब्लिश हुई हुई है, जिसमें एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर सारे डिज़ाइन के स्टूडेंट्स खड़े हैं और वो पतंग की ड्राइंग बना रहे हैं। दूसरी एक तस्वीर है जिसमें लाहौर की एक पुरानी गली में, वो तस्वीरें मेरे पास है, मैं आपको शेयर करूंगा, आप तस्वीरें नाजरीन को दिखा भी सकते हैं साथ साथ द मोमेंट वी आर डिस्कसिंग देम, कि उसमें एक दुकान दिखाई गई है जिसमें वो बैठे हुए पग बहनी हुई है और वो पतंग बना रहा है, और पतंग का सारा वो जो है ना वो शॉप बनी हुई है पूरी, और लोग खड़े हैं और देख रहे हैं, सजी हुई हैं पतंगें लगी हुई हैं। तो ये ऐसा नहीं है, इसकी ट्रेनिंग इंडिजिनस थी, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन फॉरवर्ड हुआ हुआ नॉलेज है। इसकी कोई उस तरह से कुछ किताबें हैं, मुस्तनद किताबें नहीं हैं, कोई एकेडमिक फॉर्म नहीं है। तो मुझे फिर ये आइडिया आया कि जब इसकी कोई एकेडमिक फॉर्म नहीं है तो इस तरह से तो थीसिस होते हैं कि जी पतंगबाजी की हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई और किस तरह वो सब कॉन्टिनेंट में आई, और उसकी टाइप्स हैं जी, ये रंग हैं, लेकिन उसकी मेकिंग पे क्या कभी किसी ने स्टूडेंट से कोई वर्कशॉप करवाई है? क्या किसी आर्ट कॉलेज ने ऐसे पतंगे बनाई हैं कि वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी हो बना के कि देखें ये वो हमारी लोकल हेरिटेज थी, ये वो हमारी शान, हमारी आन और हमारे रंगों की वो खूबसूरती थी कि जिसको दुनिया देखने आती थी। तो मैंने फिर अपने स्टूडेंट्स को वो दिए रेफरेंस, और उन स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा चैलेंज ये मिला कि सर हम सबसे पहले ये जो शेप है इसको कैसे काटेंगे। फिर हमने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखी। जब मैंने वो वीडियोस देखी यूट्यूब पे तो उस पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने एफर्ट किया है कि इस क्राफ्ट को जिंदा रखा जाए, पाकिस्तान में बचाया या जाए, क्योंकि आपको पता है पकड़ धकड़ जब शुरू हो गई, मुलाजमीन पाकिस्तान में एफर्ट की या बाहर से? पाकिस्तान से जो चले गए और पाकिस्तान में भी की, और पाकिस्तान से बाहर जाके जब सेटल हुए और जहाँ उनको सेफ ऐसी जगह मिली कि जहाँ वो इस नॉलेज को प्रिजर्व या कंजर्व कर सकें, तो वो अपनी स्किल बेस्ड चीज़ें ही बताते थे। फिर मुझे मेरा एक रब्ता हुआ, एक काइट कॉर्नर एक है बड़ा मशहूर, मैं क्योंकि ज़रा मुझसे बात ऐसी कर रहे हैं तो मैं उन लोगों से जुड़ा हूँ और मैंने इस पर काफ़ी सारी मेहनत की स्टूडेंट्स के लिए कि रेफरेंस कैसे इकट्ठे किए जाएँ। तो मुझे 6 पेटल एक मिला फूल का डिज़ाइन, और वो 6 पेटल फूल का डिज़ाइन और एक 8 कॉर्नर, तो मुझे वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और ज्योमेट्रिकली इतना एक्यूरेट लगा, और मैं हैरत में पड़ गया कि यार इसने कैसे ये इस्लामिक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन सीखा होगा और ये पेपर और गेमी में कैसे काटता होगा। तो मैंने फिर इसको डिकोड करने के लिए रब्ता किया, कई लोगों को मैंने ईमेल्स भेजी कि यार ये डिज़ाइन कैसे बन सकता है, क्योंकि मेरा सारा जो सब्जेक्ट है वो उस डिज़ाइन की खूबसूरती, उसकी मेकिंग और उसकी वो जो शेप्स और पैटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग है एज एन आर्ट स्टूडेंट और एज ए डिज़ाइन, उसकी जो कॉम्बिनेशन है वो मेरे लिए बड़े बड़े इंटरेस्टिंग थे। मैं आप जिससे बात कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मुझे दुनिया भूल गई है, यानी इतना मुझे मज़ा आता। तो हुआ ये कि मैंने वो जनाब एक बंदे ने मुझे रब्ता किया, उसने मुझे डिज़ाइन बना के दिखाया, मैंने उसको बताया कि मैंने इसको खुद पेपर और गेमी में काट के देखा है, इसको इम्प्रूव करें। तो हुआ क्या कि मैं 19th सेंचुरी के एक फ्रेंच हैं एसेस्ट जोसेफ जॉबवेट, उनकी बड़ी मशहूर सेइंग है कि टीचिंग इज़ अ लर्निंग ट्वाइस। तो जब आप किसी चीज़ को पढ़ाते हैं तो आप उसको 2 बार सीखते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि पतंग साजी और पतंगबाजी ये 2 ज़ात के पहलू रहे। तो जो पतंग साजी में जो मेकिंग का एरिया था, इसमें फिर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जुड़ा, मैंने उनको चैलेंज दिया, बच्चों ने जाके फिर पेपर वो लेकर आए, पेपर्स के कॉम्बिनेशंस लाए, रेफरेंस उन्होंने अपने सामने रखे, फिर उन्होंने ऑरिगेमी जो उनके डिज़ाइंस थे उनको रेप्लिकेट करने के लिए सांचे बनाने शुरू किए। फिर उन सांचों में कैसे बनेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी जो टेक्निक है ये पेपर कटिंग के साथ बनती है। सो इसमें पेपर कटिंग कैसे करेंगे, वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए, वो इस और उसमें वो कैसे उसको मैथमेटिकली कितना उसका एरिया लेना है, उसको मेजर कैसे करना है, उसके प्रोपोर्शंस कैसे निकालने हैं कि एक गुड्डा है उसके ऊपर पान, अब पान जो है ना वो गुड्डे की शान होती है, पान जितना बड़ा होता है गुड्डा उतना बड़ा, वो जैसे कहते हैं ना बदमाश होता है, फिजा के अंदर उड़ते हुए उसकी दहशत होती है, और जितना वो कम होता है तो वो लखनऊ कट भी बन जाता है। लखनऊ तो बड़ा मशहूर नाम है लखनऊ, तो उसको लखनऊ कट कहते हैं। तो इसी तरह कुप है, इसी तरह पतंग है, और पतंग के बारे में तो ये भी कहते हैं कि ये तो मलेशिया से जो वाव बुलान, यानी जिसको कहते थे कि स्काई, जिसके वाव बुलान के मानी भी यही है ना कि वो मून की शक्ल है ना जो पेंदी बनती है, तो वाव बुलान से कुछ कहते हैं कि शायद वो मलेशिया से ट्रैवल करके आई थी। तो मैं जो आपको बता रहा था कि ये जनाब, अच्छा एक ज़िमनी सी बात है, मैं जो समझना चाहता हूँ वो ये कि सारी दुनिया में पतंगबाजी होती रही, चीन में, जापान में, इधर उधर, आप मलेशिया का भी बता रहे हैं। हाँ, तो लाहौर के साथ ऐसे वाबस्ता क्यों और कैसे हो गई है? देखिए लाहौर का एक, मैं तो कहूँगा शहर का तशख़्ख़ुस ही बन गया वो।
तशख़्ख़ुस ही बन गया। उसकी वजह ये थी कि लोगों के पास ये ना एक अर्बन फेस्टिविटी थी। अच्छा। इसमें सारे लोग जो कि एक दूसरे, मसलन जो काइट्स है ना आसमान में पतंगे, उनमें कोई क्लास नहीं होती, कोई तबकात नहीं होते, वो सब एक हो जाती हैं। और ये ऐसी इसकी फिलॉसफी है कि ये लोगों का, अवाम का इवेंट है। ये कोई किसी स्टेट क्राफ्ट, डीप स्टेट का कोई काम नहीं है कि उन्होंने मिल के इसको ऑर्गेनाइज करके प्रोपेगेंडा किया। भाई ये लोगों की चीज़ थी। नहीं, लाहौरियों में लाहौर पैशन भी, ज़्यादा है। लाहौरियों में खाने के शौक भी हैं, लाहौरियों में ज़िंदगी को जिंदा दिलाने लाहौर क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं जब भी कभी तबाह बर्बाद हुए, फेस्टिवल नहीं छोड़ा उन्होंने। फेस्टिवल जोड़ा। और आपने ये जो बात की है, जब आप पतंग उड़ाते हैं ना, ये एक्सपीरियंस कैसा होता है? अब राइट ब्रदर्स जिन्होंने जहाज इन्वेंट किया, उसके पीछे सबसे बड़ी इंस्पिरेशन ये थी कि उन्होंने बहुत सारी फाइंडिंग्स काइट फ्लाइंग से ली थी। और वो यूरोप से कहाँ कैसे गई कि मार्को पोलो जब कुबलाई खान को मिलने आया तो अपने साथ बहुत सारे तोहफे लेकर गया। एक तोहफा वो ये ले गया। जब और 18th सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर 1 तक तो ये एज ए वॉर वेपन भी इस्तेमाल होती रही। वर्ल्ड वॉर 2 में फाइटर प्लेन्स आ गए, फिर ये सिर्फ एक टॉय बन के रह गया। लेकिन जो सब कॉन्टिनेंट में राजा रंजीत सिंह का, मुगलों के दौर में पेंटिंग्स में, मिनिएचर में जो आपको नजर आता है, फिर राजा रंजीत सिंह के दौर में ये ज्यादा जान पकड़ गया। क्योंकि लोग, इसमें होता क्या था कि एक नवाब एक थैली बांधता था पैसों की, और जब वो पतंग कट जाती थी, उस थैली में जो अशरफियां या कॉइन्स होते थे, ये बड़ी मशहूर है। अच्छा, वो गिरती थी, जो लूटता था उसको पैसे मिल जाते थे। तो एक चैरिटी होती है। ये शादियों पे लूट पैसे लुटाने का तो शायद वहीं से शुरू हुआ। और नवाबों के वो आपस में प्राइड के, मतलब मैं उड़ा रहा हूँ, ये मेरी पतंग तुमने काटी, और वो तो ये जो अवाम का इवेंट है, ये अवामी लेवल पे, अवामी सतह पे लोग मनाते हैं इसको। इसके लिए एक नेशनल डे की तरह एक दिन मुकर्रर किया जाता था। रात को दिन होता था, दिन को रात हो जाती थी रंगों से। रात में फिर वो सफेद पतंगे बहुत बड़ी आया करती थी। और मैं आपको बताऊं कि मैंने वो जो काइट्स के साइज के ऊपर बड़ी तनकीद सुनी है। उसमें देखें, मोटी डोर जो होती है ना, वो खतरनाक शीशा उठाती है। और एक चीज़ और इसमें ऐड होनी शुरू हो गई कि किसी ने मुझे बताया, जी हम इसमें लोहे का बूर भी डालने लगे हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। तो अब वो मेरी तार भी एक दफ़ा मैंने, अब वो तो जाहिर है कि वो बड़ी उस पर बहस होती रही, और फिर वो ज़माने में हम जब थे तो फिर एहसास किया कि नहीं, ये तो मतलब ये बड़े 5% लोग होते थे जो ये चमोड़ते थे, तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं उड़ाते थे, पूरा शहर ही नहीं लगा होता था। पूरी डोर पे भी नहीं होती थी, और वो जो लगती है ना शौक से, वो टूट जाती है। खैर लोग कहते हैं जी तांबे की धाती तार, धाती डोर। वो धाती डोर नहीं है भाई, वो छोटा सा पीस होता था। और वो कौन लोग थे? वो जो बेचारे, हाँ जी, जो लेबर क्लास के लोग, जो दोज हु कैन नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव काइट का जो है ना, वो एक प्राइस के साथ उसकी वैल्यू होती थी। और लोगों की ज़िंदगी का जो सरमाया आप कहते होते हैं, बहुत प्यारी प्यारी, वो बाकायदा बड़े शौक से ऑर्डर देकर बनवाते थे। अच्छा, आपने किसी एक अच्छी पतंग को अगर चमेड़ के पकड़ लिया, आपकी कलेक्शन में आ गई है, तो होता था आपके पास म्यूजियम है ना, आपके पास एक कलेक्शन है। तो वो जनाब, वो जो सिलसिला है उसमें वो तंदी होती थी पीछे, और तंदी भी एक धागा होता था। ये जो बेड़ा गर्क हुआ, मोटी डोर के ऊपर इन्होंने शीशा, लोहे का बूर, फिर चील के अंडे डाला करते थे डोर मेकिंग में। उससे पता क्या होता है, जब हाथ से आप डोर पे उड़ाते हैं ना, तो हाथ कटते नहीं ज्यादा। चील का अंडा डालने से, जब आप अंडा डालते हैं ना, तो स्मूथ करने के लिए होता है। उसमें सरफेस की जो टेक्टाइल होती है ना, वो इतनी ज्यादा उसकी काट नहीं रहती। अच्छा, फिर वो जो शीशा है, वो रिफाइन जो बॉटल्स होती थी वोडका की, उनके शीशे को पाउडर बनाया जाता था। फिर उन्होंने जनाब फिर वो टाइम काटे, मुकाबला का वो कहने का टाइम, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। तो उन्होंने जनाब वो पाउडर को भी बस जैसे तैसे का, इतना भी पीसने की जरूरत नहीं, डोर मोटी है, मोटा शीशा भी होए, ज्यादा मेहनत ना भी करो, चढ़ा दो जी, चला दो। वो फिर इतना रफ और इतना खौफनाक वो बन गया। फिर मोटी डोर आ गई, रसा डोर आ गई। फिर क्या हुआ कि 5 तावे से बड़े 10-10 तावे बनने शुरू हो गए। फिर वो उन्हीं डोरों के 2-2, 3-3 डोरें उड़ा रहे हैं। वो जो उड़ा रहे हैं ना, उसने पहने में ग्लव्स, लेकिन जो आदमी पकड़ने वाला है उसने ग्लव्स नहीं पहने होंगे। और इसका जोर बढ़ता चला जाता है जितना फिजा में जाता है। तो इससे फिर ये फेस्टिवल, फिर फायरिंग, फिर क्लाशनिकोव, फिर जिसके पास फिर वो एलीट्स जो है ना, बर्बाद कर दिया, फिर इसको बर्बाद कर। जब तक ये अवाम में रहा, अवामी सतह पे रहा, मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास के लेवल पे था, बस उड़ गई, कट गई, चल गया, एंजॉय कर लिया बस इतनी सी। जो ही सर्दियों की
आती थी का मौसम और धूपें हाँ और ठंडी धूपें शुरू होती थी, जी जी लोग छतों पे बैठ के पतंग उड़ाते थे, किन्नू खाए, किन्नू मजा खाते, लिया, बारबेक्यू रात में गुफ्तगू, करते। साल मोहल्ले में भी पता होता था क्या छतों जी पे। जी एक यार, पूरा लोगों कल्चर के था पूरे मेहमान सेट का। कराची से इधर से जब ताल्लुकात अच्छे थे, हाँ। इंडिया से हर जगह से मेहमान और सर आए ये थे। नहीं होता था कि जिस दिन 2 दिन बसंत होनी है जी, उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने जो सोचा है कि 3 दिन बसंत करावांगे तो बहुत अच्छी बसंत हो नहीं, जाएगी, वो ये चाह रहे हैं कि फिलहाल ट्रायल बेसिस पे किया जाए, इसको एक लॉन्चिंग पैड पे डाला जाए, लॉन्चिंग पैड, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है कि जैसे पकते पकते पकती है। पकते पकते पकते, और वो जनरेशन भी देखे, हाँ। आप मेरा ख्याल है आखिरी जनरेशन थे जिन्होंने पतंगे उड़ाई है दिल से। हाँ। उसके बाद तो 20 साल तो हो गए हैं। नहीं 20 साल में जो बच्चे बड़े हुए हैं, ये जेनजी जो बच्चे हैं, हाँ, इन्होंने तो और पतंगे मैं नहीं आपको उड़ाई। बताऊं कि ये जो मैंने अभी 2018 में मैंने पहला प्रोजेक्ट करवाया था काइट का, फिर मैंने 2021, 22, 23 में कंसेक्यूटिव करवाए। तो जब 2024 आया, इस तरह के वाकयात हुए और इतनी सख्ती हुई कि स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर हम पेपर लेने जाएं तो उस पर भी अरेस्ट है, तो मुझे वो असाइनमेंट अबैंडन करनी पड़ गई। ओहो, अंदाजा लगाएं आप। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब कंजर्व करना तो दूर की बात, आपको उसको एग्जीक्यूट करना इतना मुश्किल है। हो गया कि मटेरियल लेने पे भी अब आपको जो है वो उसके ऊपर सख्ती है, बैन लग गया। लेकिन अच्छा एक चीज़ है कि तालीमी इदारे में जैसे कि आपका है ये शोबा, ये बड़ी खुशाइंद बात है कि एनकरेज किया इस टाइप के, इस तरह के टॉपिक को आपकी यूनिवर्सिटी ने। नहीं, मैं बताऊं इसमें यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं एक बात शेयर करूं कि अभी तक, अच्छा एकेडमिक के हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मेरा इनिशिएटिव था कि इसको पहले तो मैंने सोचा स्कूल लेवल पे होना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट कि मैं इसको एकेडेमिया में अपने फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाता हूँ यहाँ ग्राफिक डिज़ाइन में। तो मैंने फिर एज ए सब्जेक्ट, एज ए प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स के साथ एक एक्सरसाइज की, और पहली एक्सरसाइज हुई सक्सेसफुल, इतनी अच्छी नहीं हुई, उससे अगली उससे अच्छी हुई, फिर वो रिफाइंड होती चली गई, नहीं लेकिन और हम सीखते चले गए। और फिर मैंने जब ये इनिशिएटिव लिया तो फिर मैंने अपना एक पेज बनाया, सकाफत एंड डिज़ाइन बाय डॉक्टर फरजूद, जो इंस्टाग्राम पे है, जिस पे मैंने फिर बहुत सारे लोगों तक इसको शेयर करने के लिए मैंने वो प्लेटफॉर्म ढूंढा। बिकॉज देखें आजकल की दुनिया में डिजिटल फीट होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी जगह क्या कर रहे हैं, हु नोस, अनलेस के समवन सीज। सो दैट्स वाई मैंने फिर उसको प्रोजेक्ट किया, और जब मैंने प्रोजेक्ट किया तो मेरे पास एक रेफरेंस बना, फिर मेरा आपसे भी रब्ता हुआ, मैंने आपका काम देखा और मैं फिर उससे जुड़ गया कि मैंने कहा कि मैं सर से उनको एक हवाला देता हूँ कि मैंने, और काम की क्वालिटी देखकर आपको वाज़ेह फिर डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है कि किस नौयत का, किस कैलिबर का और कितनी मेहनत हुई भी है। सो ये देखें बड़ी ये अच्छा डॉक्टर साहब फरमाएं, अब बसंत मनानी चाहिए, काइट फ्लाइंग होनी चाहिए, लोगों के गले कटना ये वे नहीं, ये कैसे देखें, avoid करें? ये क्योंकि बात आपने बताऊं बता तो दिया आपको, कि एलिटिस्ट अप्रोच जब मेरा भी ये बिलीव है क्योंकि जिस मैं ओहदे पे हूँ और जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी भी की हुई है हाँ, कि यकीनन। अगर हम चाहें तो नॉट सिंगल हैंडेडली स्टेट और अवाम दोनों मिल के इसको बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अभी भी लोगों ने संभाल के रखी होंगी ये चीज़ें, जो ही इजाज़त मिलेगी छतन पे जाके इन्हें देखना चेक करना बड़ा मुश्किल है। इसका सिर्फ एक इखलाकी जो एक कहते हैं ना आपका ज़मीर है कि यार ये कितनी प्यारी चीज़ है जिसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जो एक फैमिली सोच होती है ना कि फैमिली में एक सारी फैमिली मिलके सोचती है कि हमने इसको, ये फैमिली वाली सोच है कि अगर हमने एक लाहौर, पूरा लाहौर ही ये एक अफसानवी सी बात कर रहा हूँ कि समझे कि हम सब फैमिली हैं, हमें कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई तबकात नहीं, और हमने इस चीज़ को डिस्करेज करना है कि देखें फायरिंग बसंत का ऐसा नहीं है, पहली बात बिल्कुल ठीक, मोटी डोर बसंत का ऐसा नहीं है यार, गुड्डी उड़ाओ कट जाएगी की होएगा, कटवा लो, लर्न टू लूज, कटवा लोगे, यही ਹੁੰਦਾ है ना। ऐसे नहीं हो सकता कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵਡੇਰਾ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਢਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। वो गड्डी है ਤੁਹਾਡੇ गुड्डी है ਤੁਹਾਡੇ लाते नहीं ना। अब ये जो बात आपने की ना, मैंने बड़ी बातें सुनी कि जी केमिकल डोर से नहीं कुछ होता, भाई प्लास्टिक की फिश वायर डोर है, वो फिश वायर डोर में इलास्टिसिटी लचक होती है, वो नहीं कटती। वो एक बंदे ने उड़ाई हुई है, उसकी ढीली भी है, उसने काट दी है, तो हमें पता चल जाता था कि ये डोर नहीं उड़ा रहा, ये फाउल प्ले कर रहा है। वैसे हर गेम में फाउल प्ले के होते हैं एक नॉर्म्स होते हैं ना गेम के, इस गेम के भी कुछ नॉर्म्स हैं। एग्जैक्टली। और जब मिंटो पार्क में गेम होती थी, फट्टे पे पहलवान होते थे, धागे अप्रूव्ड होते थे, उन धागों में से जेड़ा मर्जी धागा चुको, पतंगा अपनी ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਛੱਡੋ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ, 10 10 20 20 ਪਿੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੇਮ ਦੇ।
पतंगबाजी के फन को कोई कैसे लाहौरियों से छीन सकता है। आप देखिए एक लाहौरी प्रोफेसर ने पतंग साजी को कैसे इल्म व अदब का हिस्सा बना दिया। डॉक्टर साहब की गुफ्तगू के दौरान ही में ये बच्ची गाते हुए सुनी तो हम इस तरफ आ गए। क्या उम्दा गला है, क्या खूबसूरत तान है, कैसी अफर्मेशन है, कैसा जबरदस्त लहन है, क्या सोज है, क्या सरगम है, क्या संगीत है। कमाल कर दिया इस बच्ची ने। मैं आपको यकीन दिलाऊं, पाकिस्तान में हर दूसरा तीसरा बच्चा बहुत ही खूबसूरत आवाज और सुर रखता है। सबको आगे आना चाहिए। कव्वाली, गजल, गीत, जो कुछ गा सकते हैं गाना चाहिए। और किस्सा गोई हो सकती है जिससे इसको कंजर्व करने में, प्रोटेक्ट करने में मदद मिल सकती है। इंटरव्यूज़ होने चाहिए उन लोगों के जो इस क्राफ्ट से और इस आर्ट से रिलेटेड हैं, वो इसका बड़ा अच्छा एक सरमाया है और बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये जो एकेडमिक लेवल से इसकी है ना कंट्रीब्यूशन, उससे फिर ये ज़रा जो यूनेस्को की है ना वर्ल्ड हेरिटेज, मुझे लगता है ये उसके मेरिट पे है, आती है ये एक्टिविटी कि इसको कंजर्व किया जाए। ये क्योंकि इसके लिए कोई ऐसे म्यूजियम्स नहीं है जहाँ पे आपको ये नजर आएंगे। हाँ, म्यूजियम नहीं है, म्यूजियम तो जरूर होना चाहिए। तो ये म्यूजियम हो सकता है, म्यूजियम होना चाहिए। हाँ, काइट म्यूजियम होना चाहिए। यानी ऐसी काइट नहीं बाहर लेकर जाने, म्यूजियम बनाना चाहते हैं। नहीं देखे तो ना, सदियों से जो आपने जैसे बताया कि डिजाइन बनते थे, अब जैसे इंडस वैली का डिजाइन अगर किसी काइट पे है तो मेरे लिए तो बड़ा जबरदस्त वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। सर उसमें मजे की बात ये है कि वो पीस काट के डिजाइन बनाया जाता था, सिंगल पीस में नहीं होता था। हाँ, एक कहते हैं उसको टेक्निक को जो बड़ी स्पेशल है, काटदार डिजाइन। काटदार डिजाइन में एक दो पेपर है और उन दो पेपर को ऐसे काटा जाता है कि जो एक डिजाइन बना है उसका रिवर्स दूसरा डिजाइन बना हुआ। अच्छा। तो मेरे पास कुछ डाटा है, मैं आपसे वो भी शेयर करता हूँ, वो जरूर देखिएगा कहाँ कहाँ लगा सकेंगे जहाँ जिक्र आता है। जितनी मर्जी तेज हवा वो फटेगा, डिजाइन नहीं फटेगा। डिजाइन नहीं फटता, उसकी वजह वो जो लेवी बनती है वो बड़ी स्पेशल है। वो भी मैंने बड़ी मुश्किल से, वो लेवी कैसे बनती है? वो लेवी जो है वो उसके लिए बड़े उन्होंने जुगाड़ें लगाई हुई हैं। कुछ कहते थे कि UHU से बना, UHU में वो बात ही नहीं है। जो लई लगती है ना, लई में वो मजबूती, क्योंकि एक तो उसका वेट कम होता है और जुड़त बहुत अच्छी होती है लई का, और क्योंकि जो हवा है, जो बाहर की हवाएं अब स्प्रिंग की आनी है ना, उसका थ्रस्ट बहुत ज्यादा, 16 किलोमीटर से ऊपर जब चली जाती है ना, वो गुड्डी फट जाएगी अगर वो सिंगल पीस नहीं है तो। अच्छा, वो जो जूते बनते हैं ना खुस्सा, उसमें वो लेवी वो वही वाली यूज होती है और स्मथ बॉन्ड भी यूज होती है। लेकिन ये जो लेवी है ना, ये खास तरह का बुरादा पाउडर है जो बनाया जाता है, और इसका मुझे एग्जैक्ट इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन इसमें कई वीडियोस हैं। पतंगों के साइज को अगर फिक्स कर ले रहे तो फिर भी ये ठीक हो सकता है। मैं इस पे एक राय जरूर देना चाहूंगा कि ये मुझे लगता है बड़ी सेंसिटिव सी बात है, लेकिन पतंगों का साइज वाकई फिक्स करना चाहिए। एक 1.5 तावा जो गुड्डा है, उसके बाद जो 2.5 तावा गुड्डा आता है, आप डोर का साइज क्यों नहीं फिक्स करते? टूट जाएगी ना, नरम बना लें, सख्त ना बनाएं। जब पतंग का साइज बड़ा होता है ना, तो उसको नरम भी बनाया जा सकता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो साइज ऑफ द पतंग है ना, वो उसमें थोड़ा सा ग्लैमर जरूर, हाँ ये नहीं कि बहुत बड़ा करते हैं आप साइज को, आप 2.5 तावे तक रख लें, 5 तावे से ज्यादा ना बड़ा बनाएं आप। बस ये मेरी राय है, हो सकती है इस पे सारे एग्री करें। बहुत बड़ा, वो इस साइज में आ जाता है। 2.5 तावा जो है और 1.5 तावा भी है, चलें पहले आप काइटिंग कर लें, लेकिन उसका जो एक है ना साइज डज मैटर वाली बात है, वो उसमें विजुअल में उसकी एक अपनी शान और एलिगेंस होती है, बड़े उसमें ऐड करती है। मैं आपको बताऊं, शाहनूर स्टूडियो होता था हमारे घर के पास, और असर की नमाज के बाद बड़ी गुड्डियां उड़नी शुरू होती थी। इसका मतलब होता था, ये इस चीज का ऐलान होता था कि बसंत खत्म होने लगी। छोटी गुड्डियों से पहले सुबह सुबह पेचे हो रहे होते थे, आहिस्ता आहिस्ता शाम बढ़ती थी, फिर बड़े बड़े गुड्डे कट के आते थे, फिर साथ फानूस उड़ते थे, फिर साथ पटाखों की आवाजें आती थी, और शाम का ढलता हुआ जो सूरज है उसके साथ पतंगों के रंग जो है वो डार्क होते थे, और दिल नहीं करता था छत से नीचे आने को, यकीन माने। तो एक दुनिया थी जो ऐसे कहकशाएं हैं जो आप देख रहे हैं, हमसे जुड़े हुए। तो मैं एक शेर मुझे जो है ना याद आ गया, यहाँ पर मैं अपने दिल से शेयर करना चाहूँगा। उसका शाद अजीम आबादी का एक शेर है, और वो मुझे लगता है कि हमारी सारी टॉक को कंक्लूड करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब है। और इसका जो अगला मिसरा है वो मैं अपनी इसकी तशरीह ऐड ज़रूर करूँगा कि ताबीर है जिसकी हसरत व गम। हसरत तो ये है कि बसंत हो, गम ये है कि इसमें जो हादसात होते हैं,
ए हम नफसो वो ख्वाब है हम, वाह अब ये ख्वाब बन के रह गया है। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। काइट कहीं नहीं मिलेगी। वाह सही है जी। ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ए हम नफसो वो ख्वाब है हम। वाह ए दर्द बता कुछ तू ही बता, अब तक ये मुअम्मा हल ना हुआ। हल नहीं कोई हाल तक निकल सके कि किंज होना है। हम में है दिले बेताब नेहा, या आप दिले बेताब हैं हम। या आप So, दिले बड़े बेताब हैं कि हमें ये बसंत मिले और ये दोबारा हम इसको देख सकें। तो सर ये थी मेरी तरफ से। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। यू आर मोस्ट वेलकम। आई एम सो हैप्पी आप लोग आए और आपने हमारी और स्टूडेंट्स की एकेडमिक काविश को थोड़ा टाइम दिया। डॉक्टर साहब की बातों से बहुत इस्तेफादा किया। मैं यकीन रखता हूं कि आप बहुत महसूस हुए होंगे, और आप ये इत्मीनान रखिए कि पतंग साजी का फन, पतंग बाजी का फन, पतंगों की तारीख, पतंगों की बुनत, पतंगों के रंग, पतंगों की सकाफत, ताहद नजर पतंगों से भरा, रंग बिरंगी पतंगों से भरा आसमां और ऐसी एस्थेटिक्स, ये महफूज हाथों में है। बहुत ही खूबसूरत शेर सुनाया है डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब के दिल की आवाज है ये। आप पतंगबाजी के, पतंग साजी के फन को हल्का न लीजिए। आप देखिए, ये हमारी तहजीब, सकाफत, ये हमारे तख्लीकी वफूर, तख्लीकी शऊर का इजहार है। सिर्फ पतंगबाजी नहीं है, हल्ला गुल्ला नहीं है, सिर्फ बसंत नहीं है, ये पतंगबाजी है। मैं इल्तमास करूंगा लाहौर के लोगों से कि इस फन को जिंदा रखें, और इस फन को जिंदा रखने की एक ही सूरत है, और वो ये कि आप जिम्मेदारी से पतंग उड़ाएं, पतंग कटवाएं। लर्न टू लूज करने में मजा हासिल कीजिए। दूर तक उड़ाएं पतंग। जब दूर तहद नजर आंखों से ओझल होने लगे तो कट जाने दीजिए, वापस खींच लें अपनी डोर को, अगले दिन फिर नई पतंग उड़ाएं। हर इवेंट का, हर खुशी का मजा लीजिए, लुत्फ उठाइए, हंस उठाइए, जीना सीखिए। दूसरों को नुकसान पहुंचाकर बर्तरी साबित करना कमीनगी है। वेरी सॉरी टू से, मैं इतना सख्त लफ्ज नहीं कहना चाहता। हारना सीखिए, शिकस्त खाना सीखिए, शिकस्त की लज्जत हासिल करना सीखिए, शिकस्त खाकर मुसम्मम इरादा करना सीखिए। उस इरादे को टूटता हुआ देखकर महसूस होइए, मुस्कुराइए। ये बहुत बड़ी जीत है अगर आप समझ सकें। अपनी राय दीजिए, अपने कमेंट कीजिए। आपकी राय, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मोतबर हैं।